हेलो। आज की कहानी पागल की डायरी। इसे लू शुन ने लिखा है। इस चीनी कथाकार की प्रसिद्धि एक क्रांतिकारी लेखक के रूप में रही है। लू शुन महान विचारक, राजनीतिक टिप्पणीकार और आधुनिक चीनी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं। पागल की डायरी आधुनिक चीनी साहित्य के इतिहास में पहली प्रभावशाली छोटी कहानी है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना आक्यू की सच्ची कहानी है। ये कहानियाँ पुरातन पंथी समाज के यथार्थ का निर्मम विश्लेषण करती हैं। लू शुन का व्यक्तित्व और कृतित्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध प्रतिपादित करता है। लू शुन का निधन 1936 में हुआ। पागल की डायरी। दो भाई थे, उनके नाम नहीं बताऊंगा। मेरे स्कूल के दिनों के साथी थे। दोनों से ही अच्छा मेल जोल था, परंतु कई वर्ष तक मेल मुलाकात न हो सकी और संपर्क टूट गया। कुछ महीने पहले सुना कि उनमें से एक बहुत बीमार है। मैं अपने गांव लौट रहा था। सोचा रास्ते में उन लोगों के यहाँ भी होता चलूं। उनके घर गया तो एक ही भाई से मुलाकात हुई। उसने बताया कि छोटा भाई बीमार था। मित्र ने कहा, तुम्हारे दिल में कितना स्नेह है। हम लोगों का ख्याल कर इतनी दूर से मिलने के लिए आए हो। अब छोटे भाई की तबीयत ठीक है, उसे सरकारी नौकरी मिल गई है, वहीं गया है। बड़े भाई ने हंसते हंसते दो मोटी मोटी जिल्दों में लिखी डायरी मुझे दिखाई और बोला कि अगर कोई इस डायरी को पढ़ ले तो भाई की बीमारी का रहस्य समझ जाएगा और अपने पुराने दोस्त को दिखा देने में हर्ज भी क्या है। मैं डायरी ले आया और उसे पढ़ डाला। समझ गया कि बेचारा नौजवान अजीब आतंक और मानसिक यंत्रणा से पीड़ित था। लिखावट बहुत उलझी उलझी और असंबद्ध थी। कुछ बेसिर पैर के आरोप भी थे। पृष्ठों पर तारीखें नहीं थी। जगह जगह स्याही के रंग और लिखावट के अंतर से अनुमान हो सकता था कि ये जब तब आगे पीछे लिखी गई चीजें होंगी। कुछ बातें संबंध भी जान पड़ती थी और समझ में आ जाती थी। चिकित्सा विज्ञान में खोज की दृष्टि से उपयोगी हो सकने वाले कुछ पृष्ठों को मैंने नकल कर लिया। डायरी की एक भी बेतुकी बात को मैंने बदला नहीं, बस नाम बदल दिए हैं। हालांकि दूर देहात के उन लोगों को जानता भी कौन है। शीर्षक समय लेखक का ही दिया हुआ है। यह दिमाग ठिकाने आ जाने पर ही दिया होगा। मैंने उसे नहीं बदला। द फर्स्ट पार्ट। आज रात चांद खूब उजला है। 30 वर्ष हो गए चांद को नहीं देख पाया, इसलिए आज इस चांदनी में मन में उत्साह उमड़ता जा रहा है। आज अनुभव कर रहा हूं कि बीते 30 वर्ष अंधकार में ही बिता दिए, परंतु अब बहुत चौकस रहना होगा। अवश्य कोई बात है, वरना चाव परिवार का कुत्ता भला 2 बार मेरी ओर क्यों घूरता। हाँ, समझता हूं मेरी आशंका अकारण नहीं है। सेकंड। आज अंधेरी रात है। चांद का कहीं पता नहीं। लक्षण शुभ नहीं है। आज सुबह बाहर गया तो बहुत सावधान था। चाव साहब ने मेरी ओर ऐसे देखा मानो मुझे देखकर डर गए हों, मानो मेरा खून करना चाहते हों। 7-8 दूसरे लोग भी थे। एक दूसरे से फुसफुसाकर मेरी बातें कर रहे थे और मेरी नज़र से बचने की कोशिश कर रहे थे। जितने लोग मिले सबका वही हाल था। उनमें जो सबसे डरावना था वो मुझे देखते ही दांत निकालकर हंसने लगा। मैं सिर से पांव तक कांप पड़ा। समझ गया इन लोगों ने सबने तैयारी कर ली है। मैं डरा नहीं, अपनी राह चलता गया। कुछ बच्चे आगे आगे जा रहे थे। वे भी मेरी ही बात कर रहे थे। उनकी नजरें चाव साहब की तरह थी और चेहरे डर से जर्द पड़ गए थे। सोच रहा था मैंने इन लड़कों का क्या बिगाड़ा है, ये क्यों मुझसे खफा हैं। रहा नहीं गया तो पुकार बैठा, क्यों, क्या बात है। मगर तब वे सब भाग गए। कुछ समझ नहीं पाता कि चाव साहब से मेरा क्या झगड़ा है। राह चलते लोगों को मैंने कब क्या बिगाड़ा है। बस इतना याद है कि 20 वर्ष पहले कूचू क्यूचू जो है वो चीन में सामंती
उत्पीड़न के दीर्घकालीन इतिहास की तरफ का इशारा है। बस इतना याद है कि 20 वर्ष पहले कूच्यू साहब की वर्षों पुरानी बही पर मेरा पांव पड़ गया था और कू साहब बहुत नाराज हो गए थे। पर कू का चाव से क्या मतलब, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। हो सकता है चाव ने इसके बारे में किसी से सुन लिया हो और मुझसे उसका बदला लेने की ठान ली हो। वह राह चलते लोगों को मेरे विरुद्ध भड़काते रहते हैं, पर इन बच्चों का इन सब से क्या मतलब। ये लोग तो सब तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देखते हैं, मानो डरे हुए हों, मेरा खून कर देने की घात में हूं। बहुत घबराहट होती है, क्या करूं, अजब परेशानी है। मैं समझता हूं इन लोगों ने यह सब जरूर अपने माँ बाप से सीख लिया होगा। तीसरा पार्ट। रात में नींद नहीं आती, बिना अच्छी तरह सोचे विचारे कोई भी बात समझ नहीं सकता। इन लोगों को देखो, कई लोगों को मजिस्ट्रेट कटघरे में बंद करवा चुका है। बहुत से लोग आसपास के अमीर उमरावों से मार खा चुके हैं। बहुतों की बीवियों को सरकारी अमले के लोग छीन के ले गए हैं। कईयों के माँ बाप साहूकारों से परेशान होकर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुके हैं। पर इन सब बातों को याद करके भी इन लोगों की आंखों में कभी इतना खून नहीं उतरा होगा, इन्हें कभी इतना गुस्सा नहीं आया होगा जितना कि कल देखने में आया। उस औरत को क्या कहूँ, कल गली में अपने लड़के को पीट पीट कर चीख रही थी, बदमाश कहीं का, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, तेरी बोटी बोटी काट डालूंगी, तूने मेरा कलेजा जला दिया। वह बार बार मेरी तरफ देखने लगती, मैं कांप उठा, बड़ी घबराहट हुई। क्रूर चेहरे, लंबे लंबे दांतों वाले लोग हंसने लगे। बुजुर्ग छन झट आगे बढ़ आया और मुझे पकड़कर घर ले आया। छन मुझे घर लिवा लाया। सब लोग ऐसे बन गए मानो पहचानते ही न हो। मैंने उनकी आंखें पहचानी, उनकी नज़रों में भी वही गली के लोगों वाली बात थी। मैं अध्ययन कक्ष में गया तो उन्होंने झट दरवाज़ा बंद कर दिया और सांकल लगा दी, जैसे मुर्गी या बतख को दरबे में बंद कर दिया गया हो। मैं और भी परेशान हो गया। कुछ दिन पहले की बात है। शिशु भेड़िया गांव से हमारा एक असामी फसल के चौपट होने की खबर देने आया था। उसने मेरे बड़े भाई को बताया कि गांव के सब लोगों ने मिलकर देहात के एक बदनाम दिलेर गुंडे को घेर लिया और मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। कुछ लोगों ने उसका सीना फाड़ कर दिल और कलेजा निकाल लिया। उन्हें तेल में तला और बांट कर खा गए कि उनका भी हौसला बढ़ जाए। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोल पड़ा। भैया और असामी दोनों मुझे घूरने लगे, बिल्कुल ऐसे ही घूर रहे थे जैसे आज सड़क पर लोगों की नजरें। यह सब सोचकर एडी से चोटी तक का सारा बदन सिहर उठता है। ये लोग आदमखोर हैं, ये मुझे खा भी सकते हैं। याद आया, वह औरत कह रही थी, तेरी बोटी बोटी काट डालूंगी। क्रूर चेहरों पर लंबे दांत निकाले लोग हंस रहे थे और उस असामी ने जो कहानी सुनाई, ये सब गुप्त संकेत हैं। इन लोगों की बातों में कितना विष भरा है। इनकी हंसी खंजर की धार की तरह काटती है। इनके ये लंबे लंबे सफ़ेद दांत आदमियों के हाड मांस चबा चबा कर चमक गए हैं। ये सब आदमखोर हैं। मैं जानता हूँ, यद्यपि मैं कोई बुरा आदमी नहीं, पर जब से कू साहब की बही पर मेरा पांव पड़ा है, लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। इन लोगों के मन में ऐसी गांठ पड़ गई है कि कुछ कर ही नहीं सकता। ये लोग किसी से एक बार बिगड़ जाते हैं तो उसे बदमाश समझ लेते हैं। खूब याद है, बड़े भाई मुझे निबंध लिखना सिखाया करते थे। कोई आदमी कितना भी भला रहा हो, यदि मैं उसके दोष दिखा देता तो उन्हें बहुत पसंद आता था। साथ ही यदि मैं किसी के दोषों पर पर्दा डाल देता तो कह बैठते, बहुत खूब, यह तुम्हारी नई सूझ है। इन लोगों के मन की थाक कैसे पा सकता हूँ, खासकर जब ये लोग किसी को जाने की बात सोच रहे हों। बहुत गहराई से विचार किए बिना कुछ समझ पाना कठिन है। याद पड़ता है कि आदिम लोग प्राय नर मांस खाते थे।
पर बिल्कुल ठीक याद नहीं पड़ रहा। इस विषय में इतिहास की पुस्तकों में भी खोज करने का यत्न किया, कहीं क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिला। सद्गुण और सदाचार यही शब्द सभी पृष्ठों पर मिलते हैं। नींद किस तरह नहीं आ रही थी, इसलिए बहुत ध्यान से आधी रात तक पढ़ता रहा। जहां तहां वास्तविक अभिप्राय समझ में आने लगा। सारी किताब में सब जगह जगह एक ही बात थी, मनुष्य को खा जाओ। पुस्तक में लिखी ये सारी बातें, उस असामी की सारी बातें मेरी ओर कैसे घूर रही हैं गूढ़ मुस्कुराहट से। मैं भी तो मनुष्य हूं और ये लोग मुझे खा जाना चाहते हैं। भाग 4। सुबह कुछ देर से चुपचाप बैठा था। छन खाना लेकर कमरे में आया। एक कटोरे में सब्जी थी, दूसरे में भाप से पकाई हुई मछली। मछली की आंखें पथराई हुई सफेद थी, मुंह खुला हुआ था जैसे कोई भूखा आदमखोर मुंह खोले हुए हो। मैं खाने लगा। ग्रास निगलता जा रहा था। मालूम मछली खा रहा या नर मांस, सब उगल डाला। नहीं मालूम मछली खा रहा था या नर मांस, सब उगल डाला। मैंने छन से कहा, छन दादा, भैया से कहो इस कोठरी में मेरा दम घुटा जा रहा है, जरा आंगन में टहलूंगा। छन चुपचाप चला गया। तुरंत ही लौटकर आया और उसने दरवाजा खोल दिया। मैं कोठरी में ही बैठा रहा, उठा नहीं। सोच रहा था ये लोग अब क्या करेंगे। यह तो जानता था कि मुझे हाथ से निकल नहीं जाने देंगे, इतना तो निश्चित था। भैया आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते एक बुजुर्ग को साथ लिए आ पहुंचे। बुड्ढे की खून की प्यासी आंखों में कटार की सी चमक थी। वह मुझसे आंख नहीं मिलाना चाहता था कि कहीं मैं ताड़ न लूं, इसलिए गर्दन झुकाए था। चश्मे के भीतर से कनखियों से मेरी ओर देख लेता था। आज तो तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है, भैया बोले। मैंने हामी भरी। तुम्हें दिखाने के लिए ही तुम्हें दिखाने के लिए ही हो साहब को बुलवाया है, भैया ने कहा। बहुत अच्छा, मैंने कहा, पर समझ गया कि यह बुड्ढा असल में एक जल्लाद है जो हकीम बनकर आया है। मेरी नब्ज देखने के बहाने वह मुझे टटोलकर मांस का अनुमान लगा रहा था। इस सेवा के लिए उसे भी मेरे मांस का हिस्सा पाने की आशा थी। इस पर भी मैं डरा नहीं। मैं आदमखोर नहीं हूं, पर उन लोगों से अधिक साहस मुझ में है। मैंने अपनी दोनों कलाइयां आगे बढ़ा दी, यह सोचकर कि देखूं क्या करता है। बुड्ढा चौकी पर बैठ गया, आंखें मूंदे मेरी नब्ज देखता रहा। कुछ देर सोच में मौन रहा, फिर अपनी धूर्त आंखें खोलकर बोला, अपने विचारों को भटकने मत दो, फिक्र बिल्कुल मत करो। कुछ दिनों तक पूरा आराम करो, चैन से रहो, तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने विचारों को भटकने मत दो, बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ दिन पूरा आराम करो, चैन से रहो। हाँ, जब मैं खूब मोटा हो जाऊंगा तो इन्हें खूब मांस मिलेगा, पर मुझे इससे क्या मिलेगा? यह क्या सेहत का ठीक होना है? यह इन सब आदमखोरों का नर मांस के लिए लालच और साथ ही भल मनसाहत का दिखावा है। कायरता के कारण ये लोग तुरंत कार्यवाही करने का साहस नहीं कर पाते। यह देखकर हंसी के मारे पेट में बल पड़ने लगते हैं। मेरी हंसी रुक न सकी और मैं ठहाका लगाकर हंस पड़ा। खूब मजा आया। मैं जानता था इस हंसी में निर्भीकता और सत्यनिष्ठा छिपी है। भैया और बूढ़े हकीम के चेहरे पीले पड़ गए। वे लोग मेरी निर्भीकता और सत्यनिष्ठा देखकर डर गए। मैं निडर हूं, साहसी हूं, इसलिए तो वे लोग मुझे खा जाने के लिए और अधिक आतुर हैं, ताकि मेरा दमदार कलेजा खाकर उनका हौसला और बढ़ सके। बूढ़ा हकीम उठकर चल दिया। जाते जाते भैया के कान में कहता गया, इसे अभी खाना है? भैया ने सिर झुकाकर हामी भर ली। अब समझ में आया, विकट रहस्य खुल गया। मन को धक्का तो लगा, पर यह तो होना ही था। मुझे मालूम ही था मेरा अपना ही भाई मुझे खा डालने के षड्यंत्र में शामिल है। यह आदमखोर मेरा अपना ही बड़ा भाई है। मैं एक आदमखोर का छोटा भाई हूँ। मुझे दूसरे लोग खा जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक आदमखोर का छोटा भाई हूँ। 5वां पेज। कुछ दिनों से दूसरी ही बात मन में आ रही है। हो सकता है हकीम के वेश में बूढ़ा जल्लाद न हो, हकीम ही हो। अगर ऐसा भी है तो वह आदमखोर तो है ही।
वेदों के पुरखे ली शी चन एक प्रसिद्ध चीनी औषधि वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने पंचा ओकाडमू नामक एक औषधि ग्रंथ की रचना की थी। वेदों के पुरख ली शी चन की जड़ी बूटियों की पोथी में साफ लिखा है कि नर मांस को उबालकर खाया जा सकता है। सो वह वैद आदमखोर नहीं तो क्या है? बड़े भाई का क्या कहना है, वे तो आदमखोर हैं ही। अब मुझे पढ़ाते थे तो अपने मुंह से कहते थे, लोग अपने बेटों को एक दूसरे से बदलकर उन्हें खा जाते हैं। और एक बार एक बदमाश के लिए उन्होंने कहा था, उसे मार डालने से ही क्या होगा, उसका गोश्त खा डालें और उसकी खाल को बिछावन बना लें। ये एक चचोवन नाम के चीनी ग्रंथ से ये लाइन ली गई है। उसका गोश्त खा डालें बदमाश का, और उसकी खाल को बिछावन बना लें। तब मेरी कच्ची उम्र थी, सुनकर दिल देर तक धड़कता रहा। जब शिशु भेड़िया गांव के असामी ने एक बदमाश का कलेजा निकालकर खा जाने की बात कही थी, तब भी भैया को कुछ बुरा नहीं लगा था। सुनकर चुपचाप सिर हिलाते रहे थे जैसे ठीक ही हुआ हो। मुझसे छिपा क्या है, वे तो पहले की ही तरह खूंखार हैं। चूंकि बेटों को एक दूसरे से बदलकर उन्हें खा जाना संभव है, तो हर चीज को बदला जा सकता है, हर किसी को खाया जा सकता है। उन दिनों भैया जब ऐसी बातें समझाते थे तो मैं सुन लेता था, सोचता नहीं था। पर अब खूब समझ में आता है कि ऐसी बातें कहते समय उनके मुंह में नर मांस का स्वाद भर आता होगा और उनका मन मनुष्य को खाने के लिए व्याकुल हो उठता होगा। पार्ट 6। घना अंधेरा है, जान नहीं पड़ता रात है या दिन। चाव परिवार का कुत्ता फिर भौंक रहा है, बब्बर शेर की तरह खूंखार, खरहे की तरह कातर, लोमड़ी की तरह धूर्त। पार्ट 7। मैं उन लोगों को खूब जानता हूं, किसी को एकदम मार डालने को ये तैयार नहीं है। ऐसा कर सकने का साहस इन लोगों में नहीं है। परिणाम के भय से इनकी जान निकलती है, इसलिए ये लोग षड्यंत्र रचकर जाल बिछा रहे हैं, मुझे आत्महत्या कर लेने के लिए विवश कर रहे हैं। कुछ दिनों से गली के पुरुषों और स्त्रियों का बर्ताव देख रहा हूं और बड़े भाई का रंग ढंग भी देख रहा हूं। मैं सब समझता हूं। ये लोग तो चाहते हैं कि कोई घर की धन्नी से फंदा लगाकर इनके लिए मर जाए, कत्ल के लिए कोई इन पर उंगली न उठा सके और ये लोग जी भरकर खाएं। ये लोग इसी बात की कल्पना करके खुशी से फूले नहीं समा रहे, चाहे कोई आदमी चिंता और संकट से सूख सूख कर आत्महत्या कर ले और उसके शरीर से रक्त मांस कुछ भी न रहे, ये लोग उसे भी खाने के लिए लालालियत रहते हैं। ये लोग केवल मुर्दार गोश्त खाते हैं। याद आता है, एक घिनौने जानवर के बारे में पढ़ा है। अक्सर आंखें बड़ी डरावनी होती हैं। हाँ, उसे लक्कड़ भग्गा कहते हैं। लक्कड़ भग्गा अक्सर मुर्दार गोश्त खाता है। मोटी से मोटी हड्डी दांतों से चबाकर निगल जाता है। ख्याल आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लक्कड़ भग्गे की जाति भेड़िए से मिलती है और भेड़िए कुत्ते की जाति का होता है। उस दिन चाव परिवार का कुत्ता बार बार मेरी ओर देख रहा था। मालूम होता था वह कुत्ता भी षड्यंत्र में शामिल है। बूढ़ा हकीम नजरें झुकाए था, पर मैं तो ताड़ गया। सबसे अधिक दुख तो मुझे अपने बड़े भाई के लिए है। वह भी तो आदमी है, उसे डर क्यों नहीं लगता? मुझे खा डालने के लिए वह भी तो दूसरों के साथ क्यों मिल गया? शायद जो होता चला आया है उसे करते जाने में लोग अपराध और दोष नहीं समझते। शायद जो होता चला आया है उसे करते जाने में लोग अपराध और दोष नहीं समझते। या मेरा भाई जानता है कि यह अपराध है, पाप है, पर उसने पाप करने के लिए अपना दिल पत्थर सा बना लिया है। सबसे पहले मैं इसी आदमखोर का बांधा फोड़ करूंगा। सबसे पहले इसी को पाप से रोकूंगा। 8वां भाग। वास्तव में तो यह तर्क बहुत पहले ही मान लिया जाना चाहिए था। अचानक कोई भीतर आ गया। यही
वर्ष का नौजवान होगा। चेहरा उसका ठीक ठाक नहीं देख सका। उस पर मुस्कुराहट मुस्कुराहट खेल रही थी। लेकिन जब उसने गर्दन झुकाकर मेरा अभिवादन किया तो उसकी मुस्कान बनावटी सी लगी। मैंने पूछ ही लिया, बताओ, नर मांस खाना उचित है? वह मुस्कुराता रहा और बोला, क्या कहीं अकाल पड़ा है? नर मांस कोई क्यों खाएगा? मैं भाप गया। यह भी उन्हीं के दल का था। मैंने साहस किया और फिर कहा, मेरी बात का उत्तर दो। आखिर इस प्रश्न का मतलब क्या है? क्या मजाक कर रहे हो? कितना सुहावना मौसम है। हाँ, मौसम अच्छा है, चांदनी खूब उजली है। पर तुम मेरी बात का जवाब तो दो, क्या यह उचित है? वह कुछ परेशान हो गया और बोला, नहीं। नहीं तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब, शिशु भेड़िया गांव के लोग नर मांस खा रहे हैं। तुम पोथियां ग्रंथ उठाकर देख लो, सब जगह यही लिखा है, ताजा लाल लाल अक्षरों में। वह गुमसुम रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरी ओर घूरकर बोला, होगा, सदा से ही होता आया है। सदा से होता आया है क्या इसलिए उचित है? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें भी इन फिजूल के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं झट से उछल पड़ा, आंखें फाड़कर इधर उधर देखने लगा। वह आदमी गायब हो गया था। मैं पसीना पसीना हो रहा था। नौजवान की उम्र मेरे भाई से बहुत कम थी, मगर वह भी उन लोगों के साथ ही था। अपने माँ बाप से सब सीख लिया है उसने। भगवान जाने अपने बेटे को भी सिखा चुका होगा। तभी तो ये जरा जरा से छोकरे मुझे यूं घूर घूर कर देखते हैं। दूसरों को खा लेने का लालच, परंतु समय आहार बन जाने का भय। सबको दूसरों पर संदेह है। सब दूसरों से आशंकित हैं। यदि इस परस्पर भाई भय से लोगों को मुक्ति मिल सके तो वे निशंक होकर काम कर सकते हैं और घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। बस मन से वह एक विचार निकाल देने की जरूरत है। परंतु लोग यह कर नहीं पाते और बाप बेटे, पति पत्नी, भाई भाई, मित्र, गुरु शिष्य, एक दूसरे के जानी दुश्मन और यहाँ तक कि अपरिचित भी एक दूसरे को खा जाने के षड्यंत्र में शामिल हैं। दूसरों को भी इसमें घसीट रहे हैं और इस चक्कर से निकल जाने को कोई तैयार नहीं है। भाग 10। आज सुबह बड़े भैया से मिलने आया। वे ड्योढ़ी के सामने बड़े खड़े आकाश की ओर ताक रहे थे। मैं उनके पीछे दरवाजे और उनके बीच खड़ा हो गया। बहुत ही विनय से बोला, हाँ कहो क्या है? उन्होंने तुरंत मेरी ओर घूमकर सिर हिलाते हुए इजाजत दी। बात कुछ खास नहीं है, पर कह नहीं पा रहा हूँ। भैया, आदिम अवस्था में तो शायद सभी लोग थोड़ा बहुत नर मांस खा लेते होंगे। जब लोगों का जीवन बदला, उनके विचार बदले, तो उन्होंने नर मांस त्याग दिया। वे लोग अपना जीवन सुधारना चाहते थे, इसलिए वे सभ्य बन गए। उनमें मानवता आ गई। परंतु कुछ लोग अब भी खाए जा रहे हैं, मगरमच्छों की तरह। कहते हैं जीवों का विकास होता है, एक जीव से दूसरा जीव बन जाता है। कुछ जीव विकास करके मछली बन गए हैं, पक्षी बन गए हैं, बंदर बन गए हैं, ऐसे भी आदमी बन गया है। परंतु कुछ जीवों में विकास की इच्छा नहीं होती, उनका विकास नहीं होता। वे सुधरते ही नहीं, रेंगने वाले जानवर ही बने रहते हैं। नर मांस खाने वाले असभ्य लोग नर मांस न खाने वाले मनुष्यों की तुलना में कितना नीचे और लज्जित अनुभव करते होंगे। बंदर की तुलना में रेंगने वाले जानवर नीचे हैं, परंतु नर मांस न खाने वाले सभ्य लोगों की तुलना में नर मांस खाने वाले लोग उनसे भी नीचे हैं। पुराने समय में ई या ने अपनी बेटे को उबालकर चे और च्यो के सामने परोस दिया था। यह एक पुरानी कहानी है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार ई या ने अपने बेटे का गोश्त छी राज्य के राजा हान को परोस दिया था। चे और च्यो इससे पहले के जमाने के निरंकुश शासक थे। यहाँ पागल आदमी ने गलती से उनका उल्लेख कर दिया है। पुराने समय में ई या ने अपने बेटे को उबालकर चे और च्यो के सामने परोस दिया था। यह एक पुरानी कहानी है। इससे पहले भी जिस दिन से फानकू ने आकाश और पृथ्वी बनाए हैं,
ईया के बेटे के जमाने से शवी लिन के जमाने तक मनुष्य एक दूसरे को खाते रहे हैं। शवी लिन के जमाने से शिशु भेड़िया गांव में पकड़े गए आदमी के जमाने तक यही होता रहा है। पिछले साल शहर में एक अपराधी की गर्दन काट दी गई थी। खून खून बहता देखकर तपेदिक के एक मरीज ने उसके खून में रोटी डुबोकर खा ली थी। ये लोग मुझे खा जाना चाहते हैं। इन लोगों को अकेले रोक पाना तुम्हारे बस का नहीं, पर तुम उनमें क्यों मिल गए हो? ये लोग आदमखोर ठहरे जो न कर डालें। ये मुझे खा डालेंगे, उसके बाद तुम्हारी भी बारी आएगी। फिर ये लोग आपस में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। भैया अगर तुम भैया अगर तुम लोग आज ही यह रास्ता छोड़ दो तो सबको चैन मिल जाएगा। माना बहुत बहुत पुराने समय से ऐसा ही होता चला आया है। आदमी आदमी को खाता आया है, पर अब खासकर इस समय तो हम लोग आपस में एक दूसरे पर दया कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कहोगे। अभी उस दिन वह असामी लगान घटा देने के लिए कह रहा था, तब भी तुमने कह दिया था ऐसा नहीं हो सकता। भैया पहले तो बेपरवाही दिखाने को मुस्कुराते रहे, फिर उनकी आंखों में खून उतर आया। जब मैंने उनका भांडाफोड़ कर दिया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। ड्योढ़ी के बाहर कई लोग जमा थे। चाव साहब भी अपना कुत्ता लिए खड़े थे। सब लोग गर्दनें बढ़ा बढ़ाकर बड़ी उत्सुकता से भीतर झांक रहे थे। मैं उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था। लगता था कोई लोग कपड़े में चेहरा छिपाए हैं। कुछ के चेहरे जर्द और डरावने लग रहे थे, कुछ अपनी हंसी दबाए थे। मैं जानता था वे सब आदमखोर हैं, आपस में मिले हुए हैं, पर उनमें आपस में भी एका और मेल कहाँ था। कुछ का ख्याल था कि आदमखोरी सदा से होती आई है और यह कोई बुरी बात नहीं। कुछ मानते थे कि यह अत्याचार है, पर अपना लालच दबा नहीं पाते थे। चाहते थे कि उनका भेद न खुले, इसलिए मेरी बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया, पर अपने गुस्से को काबू कर वे होठ दबाए मुस्कुराते रहे। भैया एकदम ताव में आ गए और जोर से चिल्ला उठे, चलो यहाँ से भाग जाओ सब लोग। किसी का दिमाग खराब हो गया है और तुम उसका तमाशा देखने आए हो। मैं उन लोगों की चाल भांपने लगा था। ये लोग अपनी राह से टलने वाले नहीं। इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रच लिया है। सबने मिलकर मुझे पागल समझ लिया है। ये लोग मुझे खत्म कर देंगे तो कोई कुछ भी कहेगा भी नहीं। यह सब यही समझेंगे कि पगला था, उसे निपटा दिया। ठीक किया। जब शिशु भेड़िया गांव के असामी ने एक बदमाश को मारकर खा जाने की बात कही थी, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। तब भी इन लोगों की यही चाल थी। यह इन लोगों की एक पुरानी चाल है। छन भी भीतर चला आया। वह भी बहुत गर्म हो रहा था, पर वे लोग मेरा मुंह बंद नहीं कर सके। मैं बोले बिना नहीं मानता, यह ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, तुम्हें अपना मन बदलना होगा। मैंने कहा, समझ लो यह अन्याय नहीं चल सकेगा। भविष्य में दुनिया में आदमखोरी नहीं चल सकेगी। अगर आदमखोरी नहीं छोड़ोगे तो तुम सब खत्म हो जाओगे, एक दूसरे को खा जाओगे। तुम्हारे घरों में चाहे कितनी संतानें पैदा हो, सभ्य लोग तुम्हें समाप्त कर देंगे, जैसे शिकारी जंगल में भेड़ियों को समाप्त कर देते हैं, जैसे लोग सांपों को खत्म कर देते हैं। छन दादा ने सब लोगों को भगा दिया। भैया चले गए थे। छन ने मुझे कमरे में जाने को कहा। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर के ऊपर छत की धनिया और कड़ियां थिरकती जान पड़ रही थी। उनका आकार बढ़ता जा रहा था। कुछ पल ऐसी भी खड़खड़ाहट होती रही, फिर छत मुझ पर आ गिरी। छत के बोझ के नीचे हिल सकना संभव नहीं था। वे लोग तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं। मैं जानता था कि यह बोझ महज ख्याली ही है, इसलिए हिम्मत बांधी, कंधा लगाया और बाहर निकल आया। मैं पसीना पसीना हो रहा था, परंतु फिर भी बोले बिना रह न सका। तुम्हें तुरंत बदलना होगा, अपना मन बदलना होगा। याद रखो, भविष्य में दुनिया में आदमखोरी नहीं चल सकेगी। भाग 11। कोठरी का दरवाजा बंद रहता है, कभी धूप नहीं दिखाई देती। रोजाना 2 बार खाना मिल जाता है। मैंने खाना खाने की चॉपस्टिक उठाई तो भैया का ख्याल आया।
अपनी छोटी बहन की मृत्यु की घटना याद आ गई। वह भैया की ही करतूत थी। तब मेरी बहन केवल 5 वर्ष की थी। कितनी प्यारी और निरीह थी वह। याद आती है तो चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। माँ रो रो कर बेहाल हो रही थी। भैया माँ को सांत्वना देकर समझा रहे थे। कारण शायद यह था कि स्वयं ही बेचारी को खा गए थे, इसलिए माँ को इस तरह रोते देखकर उन्हें शर्म आ रही थी। अगर उन्हें शर्म होती, भैया मेरी बहन को खा गए थे, नहीं मालूम माँ यह भेद जान सकी थी या नहीं। मेरा तो ख्याल है कि माँ सब जानती थी, पर माँ जब रो रही थी तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा था। शायद यह सोचकर चुप रही थी कि कहने की बात नहीं थी। एक घटना और याद है। तब मेरी उम्र 5 वर्ष रही होगी। मैं आंगन में छांव में बैठा बैठा हुआ था। भैया ने कहा था, एक सपूत का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के बीमार होने पर उनकी औषधि के लिए जरूरत हो तो अपने शरीर का मांस काट कर भी उबालकर प्रस्तुत कर दे। माँ उनकी बात सुनकर समर्थन में चुप रह गई थी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। अगर नर मांस का एक टुकड़ा खाया जा सकता है तो पूरे आदमी को भी खाया जा सकता है। और जब माँ के शोक और रुदन की याद आती है तो कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। कितने निराले ढंग हैं इन लोगों के। आखिरी भाग, भाग 12। उसे याद करते ही सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिर चकरा जाता है। आखिर यह बात समझ में आई कि उम्र भर से ऐसे लोगों के बीच में रह रहा हूं जो 4000 वर्ष से नर मांस का आहार करते आ रहे हैं। बड़े भैया ने अभी घर संभाला ही था कि कुछ दिन बाद छोटी बहन की मृत्यु हो गई। इन्होंने उसके मांस का उपयोग किया ही होगा, पुलाव में या दूसरी तरह। बेखबरी में हम लोग भी खा गए होंगे। संभव है अनजाने में मैंने अपनी बहन के मांस के कई टुकड़े खा लिए हों और अब मेरी बारी आई है। मैं भले ही बेखबर रहा हूं, मेरे पुरखे 4000 वर्ष से आदमखोर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी किसी सभ्य वास्तविक मानव को अपना मुंह कैसे दिखा सकता है। आखिरी भाग 13। संभव है नई पीढ़ी के छोटे बच्चों ने अभी नरमांस न खाया हो। इन बच्चों को तो बचा ले। थैंक यू सो मच।